नमस्कार दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर मैं उपस्थित हूं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की कुछ एमसीक्यू लेकर। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि ऐसी विद्युतकार तरंगों के परिमाण और दिशा में पूरी तरह से परिवर्तन को कहा जाता है। आवर्ती, चक्कर, आरएमएस मान क्या कहा जाता है? साइकिल। ठीक है। ऐसी विद्युत का एक चक्कर की परिभाषा क्या होती है? चक्कर की विद्युत तरंगाकार के परिमाण और दिशा में पूरी तरह से परिवर्तन को साइकिल कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? ऐसा कुछ होता है ना साइकिल ये। और अपनी बात कर लेते हैं, अपने भारत में फ्रिक्वेंसी कितनी है? तो 50 हर्ट्ज। ठीक है। 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है कि भी 50 साइकिल है, 50 साइकिल प्रति सेकंड। ठीक है। मतलब कि एक सेकंड में 50 साइकिल चेंज करता है। ठीक है। एक सेकंड में 50 साइकिल चेंज करता है। इसका मतलब यही है कि अपने भारत में कितनी है? 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कर दें यार, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट जरूर आप कर दें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि एसी के मुख्य वोल्टेज को मापते समय मीटर की रीडिंग में 230 वोल्ट का अर्थ होता है। मतलब अपने घर में जितने भी घरेलू मीटर होते हैं ना, या अपने घरेलू वोल्टेज आती है, वो क्या होती है? हमेशा आरएमएस मान होती है। ठीक है। आरएमएस मान ही दर्शाते हैं। जो मीटर की जो रीडिंग आती है ना, हम नोट करते हैं, वो क्या दर्शाते हैं? आरएमएस मान ही दर्शाते हैं हमेशा। ये हमेशा याद रखना। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ सका है कि आरएमएस मान होता है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है। वर्ग मध्य मूल मान। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक आरएल परिपथ। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन करते हैं ना तब, तो इसमें कुछ मतलब कंफ्यूजिंग बहुत आती है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक आरएल है ना, आरएल श्रेणी परिपथ में आर का मान दे रखा है 10 ओम है, और जो एल का मान है वो 0.1 एक हेनरी है। इस परिपथ का कालांक पूछा है। कालांक मतलब टाइम कांस्टेंट पूछा है। ठीक है। अब मैं बता दूं आपको, जो इंडक्टर का जो टाइम कांस्टेंट का सूत्र होता है वो होता है एल अपॉन आर होता है। इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को अपने हल करेंगे, क्योंकि ऑप्शन देखो मिली सेकंड के अपने को दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को अपने हल करेंगे। इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो टाइम कांस्टेंट बता दिया एल अपॉन आर होता है, तो मान रखेंगे। एल का मान दे रखा है 0.1 हेनरी, और हेनरी हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिली हेनरी नहीं दे रखा। ठीक है। और उसके बाद रेजिस्टेंस दे रखा है 100, दे रखा क्या दे रखा है? 10, सॉरी, क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। ये अपने को वैल्यू दे रखी है। अब इसको अपने कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आएगा? 0.1 है ना, और 10 है। ठीक है। और जीरो हटाई तो क्या आया? 1/100 आ गया। 1/100 आ गया। अब मेरे को बताओ कि आप इसको 1/10 की घात 2 लिख सकते हो ना, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर होता है वो 100 होता है। क्या आ गया? 1/10 आ गया। ठीक है। अब इसको ऊपर करेंगे। अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये घात क्या हो जाएगी? माइनस के अंदर हो जाएगी। ये घात माइनस के अंदर होगी। अब आपको सभी को पता होगा कि ये 10 की घात -2 है। इसको मैं माइनस माइनस एक 10 की घात -1 से गुणा करूं, या 10 की घात -1 से भाग करूं, तो कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। 10 की घात इसको गुणा करूं या भाग करूं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब देखो दोस्तों, मैं इसको गुणा करता हूं तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। देखो 10 की घात -3 हो गया, और नीचे 10 की घात -1 हो गया। ठीक है। ध्यान से समझना, अगर समझ ना आए तो वीडियो को बैक कर लेना थोड़ा सा। ठीक है। उसके बाद देखो ये आ गया अपने पास 10 की घात -3/10 की घात-1 आ गया। अब इसको देखो, कैलकुलेशन करो, क्या आया अपने पास? 10 की घात -3, 10 की घात-1। अब देखो दोस्तों, इसको ऊपर ले जाओ। इसको ऊपर ले जाते समय क्या बनेगा? 10 × 10 की घात-3। ठीक है। ये बन गया। और 10 -3 क्या होता है? मिली होता है। ठीक है। मिली होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 मिली सेकेंड। ठीक है। 10 मिली सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अपने को मैथमेटिक्स भी थोड़ी सी आनी चाहिए क्वेश्चन को हल करने के लिए, अन्यथा क्वेश्चन हल नहीं होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें यार,
क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है कि वीडियो पे लाइक अच्छे आते हैं, तो हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इकाई शक्ति गुणांक पावर फैक्टर क्या है, 1 है, ठीक है। कि परिपथ में आभासी शक्ति है, वास्तविक शक्ति होती है। अब मेरे को बता दो, जो पावर फैक्टर होता है वो किसका अनुपात होता है, वास्तविक शक्ति है आभासी शक्ति का अनुपात होता है। क्या होता है, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात क्या होता है, कोस फाई, ठीक है। अब देखो क्या है, इकाई कब होगा, इकाई पावर फैक्टर कब होगा, जब वास्तविक शक्ति का मान आभासी शक्ति के मान के बराबर होगा या समान होगा, ठीक है। कैसे, मान लो मैं 50 वाट की वास्तविक शक्ति और 50 ही आभासी शक्ति ले लूँ, ठीक है। तो 50 से 50 कट गए और 1 आ गया। 1 कब होगा, जब इन दोनों का मान बराबर होगा, ठीक है। वास्तविक शक्ति का मान बराबर होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, डी नंबर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना दोस्तों, वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन चुन चुन के लाए हैं आपने नीमी में से, मैंने नीमी असाइनमेंट से। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक ओम मीटर है, ओम मीटर द्वारा संधारित्र का क्या कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। अगर ओम मीटर का संकेतक है जो, वो क्या उच्च प्रतिरोध को संकेत करता है, उस समय संधारित्र होगा। ऑप्शन के अंदर दे रखा है पूर्ण चार्ज, अर्ध चार्ज, डिस्चार्ज या उपयुक्त सभी। तो मैं बात बता दूं आपको, अगर अपने संधारित्र ओम मीटर से संधारित्र का परीक्षण करते हैं, अगर ओम मीटर का संकेतक अगर हाई रेजिस्टेंस को संकेत करता है, ठीक है, उस समय क्या होगा, रेजिस्टेंस पूर्ण चार्ज होगा, ठीक है, पूर्ण चार्ज होगा, फुल आवेशित होगा, ठीक है। अगर एक बात इसमें और आती है, वो बात आती है कि अगर संधारित्र है ना, अगर संधारित्र आंतरिक रूप से शॉर्ट है, आंतरिक रूप से शॉर्ट है, तो उस समय जो ओम मीटर का जो पैमाना होगा ना, वो शून्य होगा, ठीक है। लिख लेना ये बात कि जो जब संधारित्र अंदर परीक्षण अपने इससे करते हैं ओम मीटर से, लेकिन अंदर आंतरिक रूप से शॉर्ट है, तो ओम मीटर का जो पैमाना है वो शून्य होगा, या अपनी दूसरी भाषा में कहते हैं वहीं रहेगा जहां पहले था, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन पूर्ण चार्ज होगा अगर उच्च प्रतिरोध की तरफ संकेतक करता है तो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक सुचालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। क्या करता है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, लंबाई पर करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर करता है, तापमान करता है, डी नंबर इज राइट आंसर। तो वजन पर, कभी कभी वेट पर कभी निर्भर नहीं करता है चालक का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मानव शरीर सूखी त्वचा का प्रतिरोध है खालिस्तान की सीमा में होती है। अब गीली त्वचा को सबको पता है कि गीली त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है, 1 किलो ओम होता है, ठीक है, 1 किलो। अब सूखी त्वचा का प्रतिरोध पूछ लिया, तो सूखी त्वचा का प्रतिरोध 10 की घात 5 ओम कर देना, ठीक है, 10 की घात 5 ओम आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। ये कर देना अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले। इसको दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं अपने, ठीक है, 100 किलो ओम, ठीक है, 100 किलो ओम हो जाएगा। 10 की घात 5 पूछ ले या 100 किलो ओम पूछ ले, एक ही याद रख लो, 10 की घात 5 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या 100 किलो ओम याद रख लो, या ये इसको भी चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। सूखी त्वचा ये होगा और ये गीली त्वचा का प्रतिरोध हो गया कितना, 1 किलो ओम मानव शरीर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाँ, ये कह रहा है अनुनादी आवर्ती रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ठीक है, पर एक श्रृंखला आरएलसी परिपथ, क्या सीरीज आरएलसी परिपथ में शुद्ध प्रतिक्रिया होती है, धारिता प्रेरक तो होती है, शून्य होती है, एक होती है। तो श्रेणी आरएलसी अनुनादी आवर्ती पर मैं श्रेणी आरएलसी की शुद्ध प्रतिक्रिया बात करूं तो कोई प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती है, ठीक है, जीरो होती है। अनुनादी आवर्ती पर आरएलसी परिपथ की शुद्ध प्रतिक्रिया कोई नहीं होती, मतलब शून्य होती है, ठीक है। रेजोनेंस आवृत्ति की बात करा दूं तो अनुनादी की स्थिति आती कब है, जब एक्स एल का मान एक्स सी के मान बराबर हो जाए, या आ जाए जंड बराबर आर आ जाए, ठीक है, दोनों में से एक आ जाए, ठीक है। अब अनुनादी आवृत्ति बात करें, इसका फॉर्मूला आपका थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा। एफ आर बराबर 1/2 पाई अंडरूड के अंदर एल सी, ठीक है दोस्तों, सही सोचा आपने, ये होता है अनुनादी आवृत्ति का ज्ञात करने का फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है सोलर सेल है, ठीक है, सोलर सेल से अधिकतम शक्ति का शॉर्ट सर्किट धारा, मैक्सिमम पावर का शॉर्ट सर्किट धारा तथा ओपन सर्किट वोल्टता के गुणनफल से अनुपात क्या कहलाता है, ठीक है, तो वो कहलाता है फील फैक्टर। फील फैक्टर सोलर सेल के, ये इसकी फील फैक्टर की परिभाषा है, ठीक है, क्या है
कि सोलर सेल में अधिकतम शक्ति का शॉर्ट सर्किट धारा तथा ओपन सर्किट वोल्टता के गुणनफल का अनुपात फील फैक्टर कहलाता है। ठीक है, ये कॉपी में लिख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाए मैंने आपके लिए, चुन चुन के लाए नीमे असाइनमेंट से। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कम प्रतिरोध वाले मान को खालिस्तान से इस्तेमाल से सटीक तरीके से मापा जा सकता है। ठीक है, क्या क्या रेजिस्टेंस मापना है, सबको पता है। जो रेजिस्टेंस है ओमीटर से माप सकते हैं, मल्टीमीटर से, मेगर से, केल्विन बिल से। पर एक यहाँ पे अपने को वर्ड दे दिया, वो वर्ड दे दिया कि क्या दे दिया, ये दे दिया सटीक तरीके से, मतलब सही तरीके से शुद्ध प्रतिरोध, एकदम शुद्ध प्रतिरोध सटीक तरीके से मापना है तो किसका उपयोग करेंगे, केल्विन ब्रिज से। ठीक है, केल्विन ब्रिज को किसका, कम रेजिस्टेंस मापना है, शुद्ध प्रतिरोध को मापना है या सटीक तरीके से मापना, केल्विन ब्रिज का उपयोग करें। पता है अपने को ओमीटर से माप सकते हैं, पर इतना शुद्ध पैमाना नहीं आता जितना अपने केल्विन डबल ब्रिज अपने को देता है। ठीक है, मेगर को सभी पता है हाई रेजिस्टेंस मापने के लिए और इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आरएमएस मान निम्नलिखित में से किसके आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो आरएमएस मान की जो परिभाषा होती है तापन के प्रभाव पर आधारित किया जा सकता है, मतलब इसका जो तापन का प्रभाव है ना, इसके आधार पर इसको परिभाषित किया जा सकता है आरएमएस मान को। अब आपको थोड़ा सा रिवीजन कराने के लिए बता देता हूँ, आरएमएस बराबर क्या होता है, वी मैक्सिमम अपॉन के अंदर √2। एक और फॉर्मूला होता है, वो कमेंट करके लिख दो, कमेंट पिन कर दूंगा। देखते हैं यहाँ तक कौन कौन मेरा भाई है जो वीडियो देखता है। एक तो मैंने बता दिया वी मैक्सिमम अपॉन के अंदर। ये देखो दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है, कभी नहीं देखा होगा शायद तक मैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि फोटोकॉपी जो मशीन है उसमें वो जो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। फोटोकॉपी मशीन देखी होगी, वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, जो वो मशीन होती है जो क्या करती है, स्थिर विद्युत प्रभाव पर वर्क करती है। ठीक है, अगर एग्जाम के अंदर आ जाए ये फोटोकॉपी मशीन है, कई बार एग्जाम के अंदर आ भी चुका है कि फोटोकॉपी मशीन है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, स्थिर विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। ये मशीन क्या करती है, संगणक है ना जो वो आम भाषा में बोलते हैं कंप्यूटर से द्वारा तैयार करती है सूचना को, तैयार की गई सूचना को क्या करती है, हार्ड कॉपी के रूप में प्रदान करती है। ठीक है, कौन, फोटोकॉपी मशीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं कि ये तो सरल ही क्वेश्चन हो गया कि सबको पता है जो सिंक्रोनस मोटर तुल्यकालिक मोटर होती है वो लीडिंग और लैगिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पर क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको रिवीजन के लिए, जब मोटर अंडर एक्साइट होगी तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा, जब मोटर अंडर एक्साइट होगी तब उसका पावर फैक्टर लैगिंग होगा, क्या होगा, लैगिंग। अब बात करें मोटर ओवर एक्साइट होगी, जब मोटर ओवर एक्साइट होगी तो उसका पावर फैक्टर, मतलब सीधी सी बात है ओवर एक्साइट है तो अपने को लीडिंग पावर फैक्टर देगी। अगर नॉर्मल एक्साइट है, तो कौन से पावर फैक्टर पर कार्य करेगी, यूनिटी पावर फैक्टर पर, यूनिटी पावर फैक्टर पर नॉर्मल एक्साइट होगी, और लैगिंग पावर फैक्टर पर अंडर एक्साइट होगी मोटर, लीडिंग पावर फैक्टर पर मोटर क्या होगी, ओवर एक्साइट होगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 14, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक गैल्वेनोमीटर क्या कह रहा है, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर जो धारा नापता है में कैसे रूपांतरण किया जाता है, किसको रूपांतरण करना है, गैल्वेनोमीटर को, ना कि वोल्टमीटर को एमीटर में, ना कि एमीटर को वोल्टमीटर में। गैल्वेनोमीटर है को किस में चेंज करना है, एमीटर में। तो पहला ऑप्शन कह रहा है इसके समांतर में, इसके श्रेणी में रेजिस्टेंस, इसके इंडक्टर, इसके समांतर में इंडक्टर, इसके श्रेणी में इंडक्टर। तो गैल्वेनोमीटर की बात करें अपने, इसके जो समांतर में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, इसके समांतर में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, कम मान का जोड़ते हैं या अधिक मान का जोड़ते हैं, तो कम से कम मान का। ठीक है, कम मान का रेजिस्टेंस इसके समांतर में जोड़ने पर वो गैल्वेनोमीटर क्या है, एमीटर के रूप में रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, एज क्वेश्चन नंबर 14 का एज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें प्लीज़, कमेंट जरूर कर दें। अब आपको मैं बता दूं, अगर वीडियो को मतलब ज़्यादा टाइम लग जाता है तो आप 1.5 की स्पीड में कर लिया करो, वीडियो पूरी देखा करो 1.5 की स्पीड में, मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपका, 1.5 की स्पीड में कर लिया करो वीडियो। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किसी सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग कब होती है, हंटिंग वाइब्रेट कब करती है मोटर। पहला ऑप्शन कह रहा है लोड में अकस्मात परिवर्तन हो, लोड स्थिर रहता है, गलत ऑप्शन।
वायु अंतराल नहीं हो सकता, वायु अंतराल अधिक तब नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, सिंक्रोनस मोटर होती है जो जब अपने उसमें अचानक से लोड परिवर्तन कर देते हैं, अचानक से लोड क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। या दूसरा ऑप्शन आ सकता है अपने, इसकी जो फील्ड धारा है, इसकी जो फील्ड धारा में अपने क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। इसमें क्या, अगर अपने लोड में परिवर्तन किया या अपने क्या फील्ड धारा में परिवर्तन किया तो अचानक घूर्णन गति क्या है, चेंज हो जाती है, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, हंटिंग दोष। और इसका एक अन्य नाम होता है, कॉपी में लिख लेना, क्या होता है, फेज स्विंग, ठीक है, फेज स्विंग दोष इसे कहते हैं। फिर इसका जो निवारण है, पता होगा आपको, पता होगा तो बता दो। अगर मोटर में हंटिंग दोष विद्यमान हो जाता है तो उसके निवारण के लिए क्या करते हैं और कहाँ कहाँ उपयोग में लेते हैं, मतलब कहाँ लपेटते हैं उसको। जो एक वाइंडिंग होती है, इतना सा मैं हिंट बता दूं, एक वाइंडिंग होती है वो कहाँ लपेटी जाती है, फिर उस वाइंडिंग का नाम और कहाँ लपेटी जाती है वो भी मेरे को बता दो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, यदि श्रेणी प्रकार के ओममीटर के लीड क्या है, लीड शॉर्ट सर्किट हो तो मीटर की रीडिंग क्या होगी। और श्रेणी प्रकार के ओममीटर की अगर लीड शॉर्ट सर्किट हो तो उसमें जो मीटर रीडिंग देगा, अगर जो मीटर रीडिंग देगा वो क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है। बी नंबर इज राइट आंसर, मीटर की रीडिंग शून्य होगी। अब बात कर लेते हैं, अगर मोटर, अगर ओमीटर का जो ओपन सर्किट में अवस्था है तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, अनंत होगा, ठीक है। ओपन सर्किट स्टेट में क्या होगा, अनंत होगा। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होने वाला है, ठीक है, बी नंबर इज राइट आंसर, शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि HRC फ्यूज में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कि HRC फ्यूज में कट ऑफ और फाइनल करंट जीरो के बीच के समय को क्या कहा जाता है। प्री आर्किंग टाइम, टोटल ऑपरेटिंग टाइम, पोस्ट ऑपरेटिंग टाइम, क्या कहा जाता है, आर्किंग टाइम कहते हैं, ठीक है। किसको, कट ऑफ और फाइनल करंट के बीच का जो समय होता है उसको साधारण भाषा में ये समझ लो कि वह टाइम जिसमें जिसमें फ्यूज तार क्या पिघल जाता है, ठीक है, वह टाइम जिसमें फ्यूज तार पिघल जाता है उसको क्या बोलते हैं, आर्किंग टाइम कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं, सभी इनपुट क्या है, सभी इनपुट उच्च होने पर निम्न में से कौन सा गेट है जो आउटपुट उच्च देगा, ठीक है। तो एंड गेट एक ऐसा गेट है जिसके सभी जो इनपुट उच्च होने पर ही क्या है, आउटपुट उच्च देगा। इसका जो सिंबल बनता है कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है, A.B, ये कुछ था। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।